चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है वो कर रहे हैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर, दिस इज द 15 मार्क क्वेश्चन वाला पेपर। हमारा आज का जो पर्पस है क्लास का वो ये है कि हम कुछ 15 मार्क्स वाले एक दो क्वेश्चंस कर लें, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि 15 मार्क वाले को हमें कैसे डील करना है। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली मई जून 24 और दिस इज पेपर 2, जो कि हमारे स्टूडेंट्स ने कल सॉरी जून में जो है वो टैकल किया होगा। इसको अब हमें करना है 15 मार्क वाले क्वेश्चन को। दिस इज क्वेश्चन 11। अच्छा, अब देखें, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें ग्रिड नजर आ रही है और इस ग्रिड के अंदर जो है वो हमारे पास टू डायमेंशनल एरे का जैसे एक तरीकाकार होता है वो नजर आ रहा है कि दीज आर डिफरेंट रोज एंड दीज आर डिफरेंट कॉलम्स। ऑलराइट, सो it says that a one player game uses the two dimensional array grid. So this is two dimensional array grid. इसको हम two dimension कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास इसके अंदर x डायमेंशन भी है और इसके अंदर हमारे पास y डायमेंशन भी है। ठीक है, और अगर हमारे पास ये सिर्फ एक कॉलम होता तो ये सिर्फ हमारे पास इसमें x डायमेंशन नहीं है, मतलब वी डोंट हैव एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इन x, जस्ट y। तो इस वजह से हम इसको टू डायमेंशनल एरे कहते हैं, 2D एरे कहते हैं। तो अब इसमें हमारे पास इस एरे का नाम है ग्रिड, सही है, एंड इट स्टोर्स द लोकेशन ऑफ अ सीक्रेट सेल टू बी फाउंड बाय द प्लेयर इन 10 मूव्स। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि ईच रो एंड कॉलम हैज 5 सेल्स। तो अब स्टार्ट हो रहा है 1,1 पे। अगर ये 1,1 है तो उसका मतलब ये कॉलम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है, रो 5 है। तो 1,1 का मतलब हुआ कि हमारे पास पहले रो होता है और फिर हमारे पास कॉलम होता है। तो रो कॉमा कॉलम का मतलब है कि आप पहले उस रो पे पहुंचे, फिर उस कॉलम पे जाएं जिसके अंदर आपको मैनिपुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो अब इसमें ये हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई एक प्लेयर है जिसको 10 मूव्स में कोई इसके अंदर सीक्रेट सेल है। सेल से मुराद इनकी एक एक कोई सा भी एलिमेंट है। दैट कुड बी 4,3, कुड बी 2,5, कुड बी 5,2, कुड बी 1,3, कुड बी 3,4, कुड बी 4,2, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, सो दैट इज हाउ हम इसको डील करेंगे। At the start of the game, the program places X in random cells। और ये जो है वो 1,1 में नहीं करेगा, सही है, और places X in a random cell इसमें नहीं करेगा। और इसने बोला ना कि not in grid 1,1 and empties all the other cells in the grid। अब अगर ये x डाल रहा है तो इसका मतलब है कि ये एरे हमारा हो सकता है कि ये एरे हमारा हो कैरेक्टर एरे।
क्योंकि इसके अंदर एक ही कैरेक्टर है ना, और इसको इसने सिंगल कोट में रखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि ये एरे जो है ये कैरेक्टर का है। और इसने कहीं पे भी एक्स को रैंडमली प्लेस कर देना। अब आपको रैंडम का फंक्शन याद होगा, रैंडम एक नंबर जनरेट करेंगे रो के लिए और एक नंबर जनरेट करेंगे कॉलम के लिए, और उठा के उसके अंदर जो है वो एक्स को स्टोर कर देंगे। अब क्या है कि हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ द गेम हमने ये कर दिया, और बाकी सारे सेल्स को जो है वो हमने खाली कर दिया। द प्लेयर स्टार्ट्स एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द ग्रिड, यहाँ से द प्लेयर हैज 10 मूव्स। अब वो 10 मूव्स करके उस तक पहुंच जाए, तो ड्यूरिंग द गेम द प्लेयर कैन मूव लेफ्ट, राइट, अप और डाउन बाय वन सेल, एंड मूव मस्ट बी विद इन द ग्रिड। मतलब अगर आप वन पे हैं, रो वन पे हैं, और आप -1 कर जाएंगे तो आप तो जीरो पे चले जाएंगे ना, तो आपको जीरो पे नहीं जाना। इसी तरीके से आप रो 3 पे हैं, और अगर आप लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे तो आप जीरो कॉलम पे नहीं जा सकते। एक तो ये हो गया कि आप ऊपर वाली रो से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे वाली 5th रो से 6 पे नहीं आ सकते, फर्स्ट कॉलम से जीरो पे नहीं जा सकते, और 5th कॉलम से 6th पे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इधर जाएंगे तो ये भी अलाउड नहीं है, अगर आप इधर जाएंगे तो ये भी अलाउड नहीं है, अगर आप इधर जाएंगे तो ये भी अलाउड नहीं है, और अगर आप इधर जाएंगे तो ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो द प्लेयर स्टार्ट्स एट द टॉप, प्लेयर हैज 10 मूव्स। ठीक हो गया। तो ड्यूरिंग द गेम द प्लेयर कैन मूव लेफ्ट राइट। अब आप यहाँ पर हैं तो आप लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, टॉप भी जा सकते हैं, बॉटम भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आप हैं तो लेफ्ट राइट टॉप तो जा सकते हैं, बॉटम नहीं जा सकते। अगर आप इस कॉलम में हैं तो आप लेफ्ट जा सकते हैं, टॉप जा सकते हैं, बॉटम जा सकते हैं, राइट नहीं जा सकते। अगर आप इस कॉलम में हैं तो आप राइट जा सकते हैं, टॉप जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं, लेकिन आप लेफ्ट नहीं जा सकते। ठीक है। अच्छा, the player can move left, right, up and down by one cell, and the move must be within the grid. ठीक हो गया? The move must be within the grid. You win is displayed if the player moves to the cell with X and has played 10 moves or less. You lose is displayed if the player has made 10 moves without finding the X. ठीक है? So write a program that meets the requirement. ये basically simple है, ये इतना मुश्किल नहीं है। You must use pseudo code और program code। अभी देखें, प्रोग्राम कोड की आपके पास ऑप्शन है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते। ठीक है, हम प्रोग्राम कोड की ऑप्शन है लेकिन इसको यूज नहीं करते। और add comments to explain how your code works, तो हम इसमें कमेंट्स भी लगा देंगे। You do not need to declare any arrays or variables, you may assume that this has already been done। तो अब लेट्स रिवाइज इस। एक ये एरे है जो कि 5 by 5 ग्रिड का है, 5 रोज 5 कॉलम का एक एरे है, और इसके अंदर पहले हम x को कहीं ना कहीं छुपा देंगे। अब उसको छुपाने का तरीका ये होगा कि हम एक रैंडम रो जनरेट करेंगे, एक रैंडम कॉलम जनरेट करेंगे, और वहां पे रख देंगे उसको। ठीक है ना, वहां जाके उसको रख देंगे x को। फिर यूजर को बोलेंगे अब तुम्हारे पास 10 बारियां हैं। अगर तुम्हारे पास 10 बारियां हैं तो बस तुम इन 10 बारियों में अंदाजे लगाओ, हमें बताओ। अब हम उससे पहले रो पूछा करेंगे, तो रो को दैट मस्ट बी मतलब कि किस रो पे जाना है, मतलब अप जाना है, लेफ्ट जाना है, डाउन जाना है, इस तरीके से। अगर वो यूजर कहता है मुझे अप जाना है, डाउन जाना है, लेफ्ट जाना है, तो ये हम इसको कंट्रोल करेंगे। यूजर है कहाँ, ये भी देखना है हमें। ठीक है, तो ये कहता है द प्लेयर कैन मूव लेफ्ट, राइट, अप और डाउन बाय वन सेल। तो जहां पर भी प्लेयर है वहां पे वो स्टार्ट हो रहा है बेसिकली 1 से। ठीक है ना, तो अब आप देखें, अगर फर्स्ट करें यहाँ पर भी रखा होगा तो 1 2 3 4 अटेम्प्ट में वो यहाँ आ जाना चाहिए। यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। अगर ऐसे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 पे यहाँ पे पहुंच जाएगा,
अगर वो ऐसे जा रहा है फिर भी पहुंच जाएगा, ऐसे जा रहा है तो फिर भी पहुंच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम 8 टर्न्स में वो किसी भी वहां तक पहुंच सकता है अगर वो पहुंच रहा है। तो बाकी आपके पास 10 टर्न्स हैं, तो लेकिन आप एक वक्त में लेफ्ट राइट अप और डाउन ही जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आप लेफ्ट नहीं जा सकते, कॉलम फर्स्ट कॉलम से लेफ्ट। अगर आप इस रो में मौजूद हैं तो आप डाउन नहीं जा सकते, फिफ्थ रो से सिक्स में। इसी तरीके से अगर आप राइट वाले कॉलम में मौजूद हैं तो राइट नहीं जा सकते, फिफ्थ से सिक्स में। और अगर आप फर्स्ट रो में मौजूद हैं तो आप अप नहीं जा सकते, 1 से 0 में। दिस इज व्हाट वी हैव टू कंट्रोल। सो अपेरेंटली इसका आइडिया ये लग रहा है कि पहले हम इसकी ना इसका इसकी लॉजिक और इसकी स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? तो इसकी लॉजिक और स्ट्रेटजी हमने काफी हद तक तो डिस्कस कर ली है, लेकिन फिर भी एक बार हम कर लेते हैं। तो ओवरऑल गोल गोल क्या है? ओवरऑल गोल ये है कि हमारे पास एक एरे है जो बना हुआ है। ठीक है, अब हमें इस एरे को ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब हमारे क्या होगा कि हमें अल्गोरिथमिक थिंकिंग में हमें क्या चाहिए? Since all arrays and variables are already declared, यह हमारे पास लिखा हुआ है ना कि do not need to declare any array or variables, you may assume that this has already been done। ठीक है ना? तो नो डिक्लेरेशन हमें नहीं चाहिए। तो अब हमारा पहला फोकस एरिया है अल्गोरिथमिक थिंकिंग। सो कैन यू बेसिकली हमें सोचना है कि सीआई हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। सीआई हमें असेस कर रही है ऐसे जैसे वो हमसे पूछ रही है, कैन यू स्ट्रक्चर द गेम लॉजिकली फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश यूजिंग द डिक्लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, यानी कि एरे और वेरिएबल्स। फिर वो ये पूछ रहे हैं एरे के यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैन यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट 2D एरे करेक्टली। जैसा कि यहाँ पर है ग्रिड 1, 1, तो ग्रिड में रो कॉमा कॉलम है। फिर रैंडमाइजेशन है। फिर वो ये सोच रहे होंगे कि डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू जनरेट एंड रिस्ट्रिक्ट रैंडम वैल्यूज बिटवीन 1 and 5 फॉर कॉलम, 1 and 5 फॉर रोज। और फिर मूवमेंट लॉजिक, हमें मूव भी तो करना है ना डेटा को। कैन यू कंट्रोल प्लेयर मूवमेंट विद एज बाउंड्री लॉजिक। सही है ना? एज बाउंड्री लॉजिक का क्या मतलब है कि आप बेसिकली जो है वो आपको कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया कि आप बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक हो गया। तो मूवमेंट लॉजिक में क्या आ रहा है? मूवमेंट लॉजिक में आ रहा है कि कैन यू कंट्रोल प्लेयर मूवमेंट विद एज बाउंड्री लॉजिक और नॉट। फिर कंट्रोल का फ्लो है। कंट्रोल का फ्लो का मतलब क्या है कि डू यू नो व्हेन टू लूप फॉर, फॉर कैसे चलाना है, व्हेन टू रिपीट अंटिल, एंड व्हेन टू एग्जिट, यानी कि हम उसमें से ब्रेक करके बाहर कैसे निकलेंगे। और इसी तरीके से हमारी फिर सिलेक्शन है, या उसको हम कहते हैं बुलियन डिसीजन मेकिंग। तो सीआई ये सोच रहा होगा कैन यू यूज इफ देन एल्स लॉजिक इफेक्टिवली। और फिर कम्युनिकेशन विद द यूजर। कम्युनिकेशन विद द यूजर का क्या मतलब है कि आर योर इनपुट्स एंड आउटपुट्स वेल स्ट्रक्चर्ड विद क्लियर प्रॉम्प्ट्स एंड मैसेजेस या नहीं है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें पूरी ग्रिड को खाली करना है। सारे सेल्स को हमें खाली करना है। तो हम क्या करेंगे, या तो उसके अंदर एक डैश लगा देंगे, या फिर हम उसके अंदर खाली कर देंगे, जगह नल रख देंगे। तो हम डैश भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है वो
कि यहाँ पे इसने बोला था, देखें ये यहाँ पे इसने बोला था कि द प्रोग्राम प्लेसेस एक्स इन अ रैंडम सेल एंड एम्प्टाइज ऑल द अदर सेल्स इन द ग्रिड। तो हम इसको एम्प्टी कैसे कर सकते हैं? हम इसको एम्प्टी खाली जगह से भी कर सकते हैं, और एम्प्टी हम इसके अंदर डैशेस लगा के भी कर सकते हैं। ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम उसको एम्प्टी ट्रीट कैसे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसने हमें खाली दिखाया तो हम इसको खाली ट्रीट करेंगे। तो अगर हमें किसी एक कैरेक्टर को एम्प्टी करना हो तो हम इस तरह लिख लेते हैं, यानी कि हम सिंगल कोट को दो बार लगा लेंगे, तो इससे क्या होगा, इसको हम ट्रीट करेंगे कि ये नल है। नल का मतलब है, देखें ये जगह खाली है ना, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, तो ये खाली जगह नल कहलाती है, मतलब नथिंग इन इट। ऑलराइट, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो अब हमारे पास, क्योंकि हमें हर रो के लिए और उसके हर कॉलम के लिए जाना होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यही काम करेंगे कि हम सबसे पहले सबको खाली कर लेंगे। ठीक है, एक ही लूप बनाते हैं, सबको खाली कर लेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर हम रैंडम का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब हम वो रैंडम का फंक्शन यूज करेंगे जो हमारे सिलेबस में गिवन है। ठीक हो गया, तो अब हम सिलेबस को जो है वो देखते हैं। और सिलेबस के अंदर जो रैंडम का फंक्शन है, वो देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। अच्छा, अब सिलेबस का जो रैंडम का फंक्शन है ना, वो सिर्फ ये करता है कि आपको एक रैंडम के आगे आप इस तरह लिखते हैं, देखें फर्ज करें आपको एन में एक रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है बिटवीन 1 एंड 5। तो आप उसको किस तरह लिखेंगे? आप लिखेंगे राउंड ऑफ, राउंड करेंगे क्या, रैंडम। अब ये आपने लिख तो दिया रैंडम, लेकिन दिस इज नॉट इनफ। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपर बाउंड। अब हमें 1 से 5 तक रैंडम जनरेट करना है ना, तो अपर बाउंड आप देखें क्या होगा, 5, और लोअर बाउंड क्या है, 1, इससे जनरेट होता है। तो अब यहाँ पर ये एक रैंडम नंबर, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद करनी पड़ेगी, आपके सिलेबस में ये इसी तरीके से मौजूद है। तो अगर आप रैंडम का फंक्शन यूज करते हैं और उसको फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं अपर बाउंड से, और आगे आप लिखते हैं लोअर बाउंड, तो इसका मतलब है कि ये 1 और 5 के बीच में, यानी कि 5 और 1 के बीच में एक जनरेट करेगा। तो अब आपको क्या चेंज करना होगा? अब आपको सिर्फ अपर बाउंड और लोअर बाउंड चेंज करना होगा। तो इसको हम अपर बाउंड कह रहे हैं, अपर लिमिट हो गई, और ये लोअर बाउंड है, ये लोअर लिमिट हो गई। तो अब ये कुछ भी हो सकता है, ये 10 से 15 भी हो सकता है, ये 9 से 20 भी हो सकता है, ये 1 से 10 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे राउंड के लिए। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब हम सबसे पहले इसको खाली कर देंगे। खाली करने के बाद एक्स के लिए एक इसको जनरेट करके, इसको एक्स और वाई को दो बार जनरेट करके, एक बार रो के लिए और एक बार कॉलम के लिए, उस जगह पे फिर हम एक्स को प्लेस कर देंगे। तो सीक्रेट रो सीक्रेट कॉलम बनाएंगे और उसमें हम इसको प्लेस कर देंगे। फिर हम एक बनाएंगे फ्लैग। वो फ्लैग ये करेगा कि हम एक लूप चला रहे होंगे वाइल का, जो दो तरीके से ब्रेक होगा। एक तो ये कि जो वैल्यू आप डाल रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, आप आगे मूव कर रहे हैं, उस वैल्यू से जब आप मूव करके नए सेल पे पहुंचेंगे, अब आपके पास चार ऑप्शन होंगे, अप डाउन लेफ्ट और राइट। तो उन चार ऑप्शंस में से आप कोई एक को यूज करेंगे। अब जब आप वो एक यूज करेंगे कि, तो अगर आप किसी भी ग्रिड पे हैं, ग्रिड के सेल पे हैं, लेकिन अगर वो फर्स्ट रो में है तो आप ऊपर नहीं जा सकते, लास्ट कॉलम में है तो आप राइट नहीं जा सकते, वो आखिरी रो में है तो नीचे नहीं जा सकते, और अगर आप फर्स्ट कॉलम में तो आप लेफ्ट नहीं जा सकते। इसको हम वैलिडेट करेंगे कि इस वक्त करंट वो कहाँ है। ठीक है ना, करंट कहाँ है।
अगर वो सही मूव चलता है तो उसको हम एक मूव भी काउंट कर लेंगे, और उसके बाद जब वो उस मूव करके उस जगह पे पहुंच जाएगा तो हम ये देखेंगे क्या वहां पर एक्स है या नहीं है। ठीक हो गया। तो हमने पहले खाली किया, फिर रैंडम एक्स जनरेट करके प्लेस किया, फिर प्लेयर को हमने कहा कि तुम इस वक्त 1,1 पे हो, क्योंकि इसने बोला था कि यहाँ से हम एक्स यहाँ पे नहीं रखेंगे, और प्लेयर जो होगा वो स्टार्ट करेगा 1,1 से। ठीक है। तो द प्लेयर स्टार्ट्स एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द ग्रिड। ठीक है ना, टॉप लेफ्ट ऑफ द ग्रिड क्या बन गया, टॉप लेफ्ट ऑफ द ग्रिड ये बन गया जो यहाँ पे ये आपको ये बता रहा है कि यहाँ से आप अब यहाँ से ये राइट जाए, डाउन जाए, अप जाए, लेफ्ट जाए। अप और लेफ्ट पे हम मना कर देंगे, राइट और डाउन ये जा सकता है, डायगनल नहीं जा सकता। हम इससे बोलेंगे बताओ तुम्हें राइट जाना है, डाउन जाना है, या अप जाना है, वो कहेगा राइट। हम देखेंगे कि राइट पे ये अलाउड है या नहीं है। राइट जो है वो करंट पोजीशन से +1 5 से बड़ा तो नहीं हो रहा, करंट पोजीशन से -1 1 से छोटा तो नहीं हो रहा, या अप जा रहा है तो करंट पोजीशन से -1 1 से छोटा इन टर्म्स ऑफ कॉलम तो नहीं हो रहा, ये हम देखेंगे। और अगर हो रहा होगा तो उसको मना कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं हो रहा होगा तो हम जो है उसको अलाउ कर देंगे और एक उसका मूव काउंट कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल मूव्स होंगे 10। और अगर वो मूव करके पहुंच जाता है उस सेल पे तो जिसमें एक्स रखा हुआ है, तो फाउंड भी हम ट्रू कर देंगे, एक्स फाउंड। तो अब हमारा लूप दो वक्त में खत्म होगा। एक उस वक्त में खत्म होगा जब मूव्स जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे और फाउंड नहीं होगा, और एक उस वक्त खत्म होगा कि जब वो फाउंड हो जाएगा लेकिन मूव्स हमारे 10 या उससे कम होंगे। तो हम बाहर आके देखेंगे, जब हम उस लूप से बाहर निकलेंगे तब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो हमारे पास काउंट कंप्लीट होगा, मूव फॉल्स होगा, या काउंट लेस देन और इक्वल टू 10 होगा लेकिन फाउंड भी ट्रू होगा। तो उस सूरत में हम बता देंगे कि हमें वो इसने तलाश कर लिया है। तो एक बार दोबारा देख लें, ड्यूरिंग द गेम, बल्कि द प्लेयर स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप लेफ्ट, द प्लेयर हैज 10 मूव्स। ठीक है। The player can move left, right, up or down by one cell and the move must be within the grid. ये हमारे पास validation आ जाएगी। You win is displayed if the player moves to the cell with X and has played 10 moves or less, or you lose is displayed if the player has made 10 moves without finding the X. ठीक है, तो ये हमारा एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन गया। तो जब हम लूप चलाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आस्क करेंगे डायरेक्शन, वैलिडेट करेंगे इनपुट, चेक, यानी कि वैलिडेशन से मुराद है 1 से 5 के बीच में, अप डाउन लेफ्ट और राइट के बीच में होना चाहिए। चेक करेंगे कि वॉल बाउंड्रीज हमने कर ली हैं, फिर हम मूव द प्लेयर करेंगे, फिर विन को चेक करेंगे। ठीक हो गया। तो दैट इज हाउ वी विल डू इट ऑल, और एंड गेम पे फिर हम चेक कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सबसे पहले अच्छा देखिए, हम साथ साथ कमेंट्स भी लिखेंगे। सही है, कमेंट्स भी लिखेंगे। अब आप देखें, आप कमेंट्स को साथ साथ बस जरा रजिस्टर करते रहिएगा। अब देखें, सबसे पहले हमारा कमेंट होगा स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगा, क्लियर द ग्रिड। ठीक हो गया। और फिर क्या होगा, फिल
द सेल्स जो कि बेसिकली एरे के एलिमेंट्स हैं विद नल, या फिल के बजाय क्लियर द सेल्स विद नल। तो अब इसको हम फॉर नेक्स्ट से करेंगे। हम किसी भी किस्म के वेरिएबल को ना डिक्लेयर कर रहे हैं ना ग्रिड को डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। तो अब हम लिखेंगे फॉर रो इज इक्वल टू 1 to 5, और फिर इस रो के अंदर फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1 to 5। फॉर एवरी रो देर आर 5 कॉलम्स। तो फिर अब हम यहां पे लिखेंगे कि नाम क्या है एरे का, इन्होंने पहले ही हमें बता दिया था, ग्रिड। ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे कि ग्रिड एरे में जो ये रो है और जिस कॉलम पे भी ये है उसको आप नल कर दें। ठीक है। क्लियर करंट सेल। ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद ये नेक्स्ट कॉलम हो गया और ये नेक्स्ट रो हो गया। अब आपने सारों को क्लीन कर दिया। अब आपका आ गया स्टेप 2। स्टेप 2 क्या आएगा? स्टेप 2 आपके पास होगा स्टेप 2 आपके पास क्या होगा? स्टेप 2 होगा प्लेस x इन अ रैंडम सेल बट नॉट इन 1, 1। प्लेस x इन अ रैंडम सेल। अब हम इसको सेल एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि ये एरे का हिस्सा है, बट नॉट इन 1, 1। ठीक है। अब हम इसको जो है वो जनरेट कर रहे हैं। ऑल राइट। पहले हम, अब हमें देखो, ये हमारे पास है ना 5, हमें इसमें नहीं करना, यानी कि हमें 1 नहीं चाहिए। तो हम यहाँ 2 से 5 जनरेट करेंगे और यहाँ 2 से 5 जनरेट करेंगे। ठीक है। बल्कि 2 से 5 जनरेट करेंगे तो फिर हमें फर्स्ट रो का मसला होगा, तो हम 1 से 5 ही जनरेट करते हैं, लेकिन अगर वो 1 आएगा तो उसको इग्नोर कर देंगे। या हम, हाँ यही करते हैं, 1, 1 में हमें नहीं रखना। तो हम यहाँ ये करते हैं कि हम लिखते हैं, एक हम वेरिएबल बनाते हैं परफेक्ट लोकेशन। ये बुलियन है और इसको हम कर देते हैं फॉल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वाइल परफेक्ट लोकेशन इज इक्वल टू फॉल्स। जब तक ये फॉल्स है परफेक्ट लोकेशन जनरेट नहीं होती। परफेक्ट लोकेशन का मतलब ये है कि 1, 1 के अलावा होना चाहिए। या हम ये भी कर सकते हैं कि हम ये ना बनाएं, बल्कि हम यहाँ पे लिखें रिपीट। हम यहाँ लिखें रिपीट और हम यहाँ लिखें रो इज इक्वल टू राउंड ऑफ रैंडम मल्टीप्लाई अपर बाउंड क्या है 5, और कॉमा लोअर बाउंड विच इज 1। आपको मैंने बताया कि एक सिंटैक्स है, इसको हमें याद करना है, इसको हम याद कर लेंगे। ठीक है ना। इसको हम याद कर लेंगे।
ये हमने रो जनरेट कर ली और ये हमने कॉलम जनरेट कर लिया। ऐसे ही कॉलम भी जनरेट हो जाएगा कि राउंड रैंडम 5, 1। अब हम यहां क्या लिखेंगे, अब हमें क्या अवॉइड करना है, हमें अवॉइड करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1, 1। तो हम यहां लिखेंगे अंटिल रो is not equal to 1 and column is not equal to 1। जब तक दोनों 1 के बराबर नहीं होंगे उस वक्त तक ये बाहर नहीं जाएगा। यानी कि इन दोनों में से कोई दोनों 1, 1 नहीं होंगे। हाँ, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि हम ये ना लिखें, हम यहाँ पे लिखें कि while रो क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम इसको किस तरीके से काबू करेंगे, हम इसको किस तरीके से काबू करेंगे, हम इसको काबू करेंगे। हाँ, हम ऐसे ही करेंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, सॉरी ये सही मैंने लिखा था, इस पे हम नॉट लगा देंगे। अगर हम इक्वल टू लिखेंगे तो नॉट लगाएंगे। हम्म, हाँ, हम इक्वल टू लिख के इस पे नॉट लगा देते हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, ये इसको समझना आसान हो जाएगा कि अगर रो भी बराबर हो 1 के और कॉलम भी बराबर हो 1 के, तो ये तो वो है जिसके ऊपर इसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना, यानी कि रो और कॉलम दोनों 1 नहीं होने चाहिए, तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ये बिल्कुल सही लॉजिक हो गई कि बेसिकली अगर दोनों 1 हैं तो हमें वापस जाना है और दोनों 1 नहीं है तो हमें बाहर जाना है। ये बिल्कुल सही लॉजिक हो गया। हमें पता है ना कि अंटिल जो है वो सिर्फ उस वक्त बाहर आता है जब कंडीशन ट्रू होती है। तो अगर रो भी 1 है कॉलम भी 1 है तो हमें वापस जाना है, और अगर रो और कॉलम दोनों 1 नहीं है तो हम बाहर जाएंगे, और अगर है तो हम वापस रिपीट में चले जाएंगे। सो दिस इज बेस्ट वे। ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने ये किया कि हमने इस पूरी ग्रिड को खाली किया, और दूसरे स्टेप में हमने एक एक्स और वाई, सॉरी एक रो और कॉलम को जनरेट किया। अब ये जिस रो और कॉलम में हम पहुंचे हैं उसके ऊपर हम रो कॉमा कॉलम में उसके अंदर हम एक्स प्लेस कर देंगे। अब हमें यहां पर एक रो और कॉलम में एक्स हमने प्लेस कर दिया, तो लेट्स से हमारी रो जनरेट हुई 4 और कॉलम जनरेट हुआ 3। यहां पे हमने एक्स रख दिया, बाकी सब ये हमारे पास खाली है। ठीक है, बाकी सब ये हमारे पास खाली है। लेट्स से रो 4 है और कॉलम 3 है। अब यहां पर हमने एक्स को प्लेस कर दिया। अब हमारे पास आ गया स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, अब हमें प्लेयर की पोजीशन सेट करनी है कि प्लेयर कहां से शुरू कर रहा है। सेटअप प्लेयर पोजीशन एंड गेम स्टेटस। अब हम सेट कर रहे हैं सेटअप प्लेयर पोजीशन एंड गेम स्टेटस। अब गेम स्टेटस में हम एक बना लेंगे फ्लैग गेम 1 और नॉट, और हम बना लेंगे प्लेयर रो और प्लेयर कॉलम। अब हम पहले बना लेते हैं प्लेयर की करंट रो, प्लेयर रो वो हम रख देते हैं 1, क्योंकि इन्होंने ऊपर हमसे बोला है कि प्लेयर जो है वो शुरू करेगा 1, 1 से। चाहिए ना, ये शुरू करेगा प्लेयर स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट का मतलब है यहां से शुरू करेगा।
अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, प्लेयर को हमने प्लेयर की रो और कॉलम को सेट करना है। तो अब हमने यहाँ लिखा कि प्लेयर रो प्लेयर कॉलम इज इक्वल टू 1, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे गेम 1। गेम 1 अभी तो फॉल्स है, क्योंकि अभी तो गेम शुरू ही नहीं हुआ, तो जाहिर है फॉल्स है। ठीक है, और इसके बाद एक और हम बनाएंगे कि प्लेयर के कितने मूव्स हो गए हैं। तो अभी प्लेयर के जो मूव्स हैं, मूव प्लेयर मूव लिख लेते हैं इसका नाम। प्लेयर मूव तो अभी हमारे पास हैं 0, अभी तो प्लेयर ने चला ही नहीं है। अब हम यहां लिखेंगे कि वाइल वाइल प्लेयर मूव्स आर लेस देन और इक्वल टू 10, कि जब तक प्लेयर के मूव 10 से कम हैं या 10 के बराबर हैं और गेम 1 फॉल्स है, गेम 1 जो है वो फॉल्स है, जब तक ये चलता रहेगा। बल्कि हम इसमें और नहीं लिखेंगे, हम इसमें एंड लिखेंगे। इन दोनों में से कोई एक भी चेंज होगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, प्लेयर के मूव लेस देन अभी देखें 0 है, और गेम 1 फॉल्स है, बिल्कुल है, तो ट्रू 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 बनता ही अंदर आएगा। तो वाइल जब तक चलेगा जब तक ये ट्रू होगा। जैसे इन दोनों में से कोई एक चीज चेंज होगी, प्लेयर का मूव 10 हो जाएगा या गेम 1 ट्रू हो जाएगा, तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अब्दुल रहमान अभी बेटा जरा सुनो, मैं लॉजिक बिल्डिंग कर रहा हूं। जब ये मैं पूरा कर लूंगा तो फिर आपके क्वेश्चन लूंगा। आप अपने क्वेश्चन टाइप ना करें, आप अपने पास लिख लें, बाद में एक साथ पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे इनपुट करनी है डायरेक्शन। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि भाई चलिए हम सबसे पहले आउटपुट करेंगे, बल्कि हम सबसे पहले अंदर आ गए ना, तो हम प्लेयर के मूव को एक आगे बढ़ा देंगे। प्लेयर मूव्स इज इक्वल टू, ये प्लेयर का पहला मूव है ना, प्लेयर मूव्स +1, तो अभी हो गया पहला। अब हम आउटपुट करेंगे, हम उसको बताएंगे कि ये मूव नंबर कौन सा है। मूव नंबर, और फिर अब हम इसको बता देंगे प्लेयर को कि आपका कौन सा मूव है। तो यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा 1 या 2 या 3 या 4। अब हम उसको बोलेंगे कि तुम जो हो भाई वो एंटर करो, लेकिन हम उसको ऑप्शन देंगे मेन्यू की फॉर्म में। और हम उस वक्त तक, मतलब अब इसको वैलिडेट भी करेंगे कि अगर वो पहली रो में है तो 0 नहीं होना चाहिए, तो हम ये देखेंगे। और अगर वो पहले कॉलम में है और लेफ्ट बोल दे तो फिर ये वाला मसला हो जाएगा कि उसको वो नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम प्लेयर से बोलेंगे कि डायरेक्शन बताओ, इनपुट करो डायरेक्शन। तो अब हम आउटपुट करेंगे पहले एंटर डायरेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस आर अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। ये हमने उसको ऑप्शंस दे दी। अब यूजर जो है वो अप, डाउन, लेफ्ट और राइट लिखेगा। ऑप्शंस आर अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। ठीक हो गया, तो अब हम यहां पे हमने वाइल शुरू किया। अब इस वाइल पे भी हम एक वो लगा देते हैं कमेंट। कमेंट लगा देते हैं, हम इसको कहते हैं भाई ये हमारा स्टेप 4 है। स्टेप 4 क्या है? बिगिन द गेम
loop for 10 moves, begin the game, loop for 10 moves। ठीक हो गया। अब हमने इससे डायरेक्शन इनपुट करनी है। अब हम यहां लिखेंगे इनपुट डायरेक्शन। अच्छा, अब ये जो इनपुट डायरेक्शन है, इसको हमें रखना पड़ेगा एक रिपीट में। सही है, हमें इसको रखना पड़ेगा एक रिपीट में। हमें इसको रिपीट में क्यों रखना पड़ेगा? हमें इसको रिपीट में इसलिए रखना पड़ेगा कि अगर तो वैलिड मूव है तो हम इसको जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। तो अब हमने इसको आउटपुट किया और इसके बाद हमने अंदर आउटपुट करने के बाद से इनपुट ले ली और हमने यहां पे लिखा वैलिड इज इक्वल टू ट्रू। ये हमने एक वेरिएबल बना लिया कि वैलिड, हमने कहा ये ट्रू है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे केस। मूव के ऊपर डायरेक्शन जो है ना, इसके ऊपर हम लगाएंगे केस। तो हम यहां लिखेंगे केस ऑफ डायरेक्शन। तो अब हम यहां लिखेंगे कि अगर उसने लिखा है अप, प्लेयर ने लिखा है अप, ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे अब हमारे पास क्या था, प्लेयर की रो 1 थी और प्लेयर का कॉलम भी 1 था। तो अब हम यहां पर लिखेंगे अप है ना, तो रो ऊपर जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे प्लेयर रो इज इक्वल टू प्लेयर रो -1। ठीक है, अगर वो बोलता है डाउन तो हम लिखेंगे प्लेयर रो इज इक्वल टू प्लेयर रो +1। तो हम नीचे चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर वो लिखता है लेफ्ट तो हम लिखेंगे प्लेयर कॉलम इज इक्वल टू प्लेयर कॉलम -1। और अगर वो लिखता है राइट तो हम लिखेंगे प्लेयर कॉलम इज इक्वल टू प्लेयर कॉलम +1। ये हो गया केस ऑफ डायरेक्शन। अब यहां पे हमने लिखा एंड केस। अब हम चेक करेंगे कि अगर रो जो है वो -1 हो गई है, यानी कि 0 हो गई है, सॉरी, और अगर कॉलम या रो हो गई है, इसके लिए रो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, बल्कि इसको इस तरह लिखना है ना हमें कि 1 से जो है वो रो जो है इसके बीच में होनी चाहिए ना। 5 के। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए अगर ये लेफ्ट जा रही है। और अगर ये जा रहा है प्लस में तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 होनी चाहिए। अगर कॉलम जो है वो अब सॉरी अप जा रहा है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। डाउन जा रहा है तो लेस देन और इक्वल टू 5 होनी चाहिए। कॉलम अगर लेफ्ट जा रहा है तो
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, और अगर कॉलम राइट जा रहा है तो कॉलम को लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो अब ये देखें, ये वाला केस और ये वाला केस सेम है कि अगर प्लेयर रो या प्लेयर कॉलम 0 हो गया है तो हम उसको वापस 1 करेंगे और वैलिड को फॉल्स कर देंगे। ठीक है ना? तो अब हम यहां पे लिखने जा रहे हैं कि इफ प्लेयर रो इज इक्वल टू 0 और प्लेयर कॉलम इज इक्वल टू 0, देन इसको हम वापस 1 कर देंगे। वापस 1 कर देंगे, इसका मतलब है हमें ये दोबारा केस बनाना पड़ेगा इसका। अब हम इसका दोबारा केस बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे, नहीं बल्कि केस से नहीं, इसको हम डायरेक्ट इफ से ही सॉर्ट आउट करते हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे कि इफ प्लेयर रो इज इक्वल टू 0, देन वापस इसको हम करेंगे 1, प्लेयर रो इज इक्वल टू 1, और वैलिड को हम इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। एंड इफ, फिर हम लिखेंगे इफ प्लेयर कॉलम इज इक्वल टू 0, देन वापस हम इसको 1 कर देंगे, प्लेयर कॉलम इज इक्वल टू 1, और वैलिड को हम क्या कर देंगे, फॉल्स। ये हम उसकी बाउंड्रीज चेक कर रहे हैं। अब हम देखें, ये दोनों केसेस जो थे ग्रेटर देन वाले माइनस करने पे थे, और प्लस करने पे जो हमारे पास केसेस हैं वो ये हैं कि वो 6 नहीं होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो अगर अब हम यही लिखेंगे, इफ प्लेयर रो इज इक्वल टू 6, देन प्लेयर रो को आप वापस अंदर ले आए, इज इक्वल टू 5, और वैलिड को आप क्या कर देंगे, फॉल्स। एंड इफ, और इसी तरीके से आप दोबारा प्लेयर कॉलम को लिखें, प्लेयर कॉलम इज इक्वल टू 6, देन प्लेयर कॉलम इज इक्वल टू, वापस हम इसको 5 बना देंगे, और वैलिड को हम क्या कर देंगे, फॉल्स। एंड इफ, तो अब आपने देखा हमने क्या किया, हमने रिपीट लगाया। रिपीट में हमने कहा डायरेक्शन डालो, हमने डायरेक्शन इनपुट ले ली, हमने वैलिड को किया ट्रू, फिर हमने केस लगाया। अगर उसने अप बोला था तो हमने रो को -1 कर दिया, अगर उसने डाउन बोला था तो हमने रो को +1 कर दिया, अगर उसने लेफ्ट बोला था तो हमने कॉलम को लेफ्ट -1 कर दिया, और अगर उसने राइट बोला था तो हमने कॉलम को राइट यानी कि +1 कर दिया। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर रो -1 होने के बाद 0 हो गई है तो हमने उसको वापस 1 किया और बोला भाई ये वैलिड मूव नहीं है, इसको हमने फॉल्स कर दिया। अगर कॉलम -1 होने के बाद 0 हो गया है तो इसका मतलब है कि वापस उसको 1 करो, वो भी वैलिड मूव नहीं है, तो इट हैज गॉन आउट ऑफ द बाउंड्री। ऐसे ही अगर रो को आपने राइट पे +1 था, 5 था, तो वो 6 हो गया होगा, उसको हमने वापस 5 किया और बोला भाई ये वैलिड फॉल्स है, और इसी तरीके से वैलिड मूव नहीं है। तो फिर प्लेयर कॉलम देखा, अगर वो 6 है तो वापस उसको 5 किया, उसने डाउन बोला होगा, और वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया। तो अब ये कब बाहर निकलेगा इस रिपीट से, ये बाहर निकलेगा इस रिपीट से उस वक्त जब तक कि ये वैलिड जो है, जो हमने ऊपर ट्रू किया था, ये इन सारे चेक्स के बाद भी ट्रू नहीं रह जाता। तो हम यहां पे लिखेंगे until valid is equal to true।
यानी कि जब हमने यहाँ पे वैलिड को ट्रू किया और ये अप डाउन होने के बाद जो है वो यहाँ पर अभी भी ट्रू नहीं है तो बाहर नहीं आएगा। ये फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, अगर ट्रू का ट्रू रह जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वैलिड हमारा फॉल्स है, अब हमें मैसेज एक हम यहाँ पे लगा देते हैं। मैसेज लगा देते हैं। मैसेज लगाने का फायदा ये होगा कि हमारे यूजर को पता चल जाएगा कि हमने मूव जो है वो गलत बनाया है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि इफ वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स then output invalid move, invalid move। ठीक हो गया, और ये दोबारा ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाने के बाद दोबारा कहेगा एंटर डायरेक्शन ऑप्शंस आपके पास ये हैं। अगर ये मूव इसका सही हो गया तो इसका मतलब है कि अब हम यहां कमेंट डालेंगे मूव was valid, so increase player moves and check the new column for X presence। ठीक है, अब आप आ गए हैं मूव करके किसी एक पर्टिकुलर, लेट्स से यहां पे आप थे, आपने कहा राइट, तो आपका कॉलम राइट हो गया और आपकी रो वो ही रह गई। तो अब आप 2,1 पे खड़े हुए हैं। अब हमारे पास एक मूव हो गया ना, तो हम मूव को इंक्रीज कर देंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या इस जगह पर एक्स है। अगर यहाँ पे एक्स होगा तो हमारा जो गेम 1 है वो ट्रू हो जाएगा, यानी कि हम जो हमारा ओरिजिनल यहाँ पे वाइल था ये वाला, प्लेयर मूव्स तो हमारे लेस देन इक्वल टू 10 है, लेकिन अगर ये ट्रू हो गया तो ये बाहर निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब जो हम नई जगह पर हैं प्लेयर रो और प्लेयर कॉलम पे, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिख रहे हैं प्लेयर मूव्स इज इक्वल टू प्लेयर मूव्स +1। एक तो हमारा मूव इंक्रीज कर गया। दूसरा, अब हम इफ देन एल्स लगाएंगे कि इफ ग्रिड के अंदर प्लेयर रो में जिस कॉलम पे प्लेयर है, प्लेयर कॉलम, अगर वो बराबर है किसके, एक्स के, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन गेम 1 इज इक्वल टू ट्रू। दैट्स इट। और अब यहां पे आ जाएगा आपका एंड वाइल। ठीक है, अब आपने प्लेयर के मूव्स भी इंक्रीज कर दिए। अब ये वापस जब वाइल पे आएगा फिर चेक करेगा कि मूव लेस देन इक्वल टू 10 है, गेम 1 फॉल्स है। अगर गेम 1 ट्रू हो चुका होगा तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा, और अगर ये मूव जो है वो 11 हो चुके होंगे, 11 मूव्स हो चुके होंगे, तो फिर भी ये गेम ब्रेक कर जाएगा। गेम 1 जो है वो फॉल्स ताकि हो भी तो उससे कोई फर्क ना पड़े। तो अब क्योंकि अभी आपका सेकंड मूव हुआ था, आपने बाहर तो इसको रखा था 0। अच्छा, प्लेयर मूव को आपने ऊपर मूव कर दिया, तो इसकी हमें जरूरत यहाँ पे नहीं आएगी, इसकी हमें जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर उसका मूव वैसे ही बढ़ा दिया था। ठीक है, तो बेसिकली जब ये हम फिर यहाँ पे इक्वल नहीं रख सकते, हमें यहाँ पे सिर्फ लेस देन रखना होगा, क्योंकि हमने 0 से शुरू किया है। तो जब ये 9 होगा, 9 फर्स्ट करें, ये वापस आएगा 9 होगा, तो यहाँ पे इसको ये 10 कर देगा। तो जब ये 10 के बाद ऊपर आएगा तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी 10 हो चुका है, तो लेस देन 10 तक चल रहा है, 9 तक चल रहा है। तो 9 के बाद इसने अंदर आके 10 किया, फिर शुरू किया था, तो हमें यहाँ पे इक्वल टू नहीं रखना। तो अब ये हमारे पास कंप्लीट है। अब जब हम इस लूप से बाहर आएंगे, ठीक है ना, अब जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो बाहर आके हम चेक करेंगे स्टेप नंबर 6। अभी हमने कितने स्टेप्स बनाए थे, हमने स्टेप्स बनाए थे 4, और फिर हमने
स्टेप नंबर 5। अब हमारे पास आ गया स्टेप 5। स्टेप 5 क्या है? चेक इफ प्लेयर हैज फाउंड एक्स और नॉट। तो यहां पे हम लिखेंगे चेक इफ प्लेयर हैज वन एंड हैव फाउंड एक्स। ठीक है, तो ये है केस। अब हम यहां पे लिखेंगे कि इफ गेम वन, इफ गेम वन। अच्छा, अगर हम सिर्फ ये लिखते हैं इफ गेम वन, तो इसका मतलब है इफ गेम वन इज इक्वल टू ट्रू। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने शुरू में तो गेम वन को हमने क्या कर दिया था? गेम वन को हमने शुरू में कर दिया था फॉल्स। तो अब जब हम इस लूप से बाहर निकले हैं तो दोनों सूरतों में निकल सकते हैं। तो मूव ज्यादा हो गए, गेम वन अभी तक फॉल्स है, या मूव अभी कम है और गेम वन ट्रू हो चुका है। तो दोनों सूरतों में जब हम बाहर आएंगे तो हम आगे बाहर चेक कर रहे हैं कि अगर वो ट्रू है तो ये आउटपुट करेगा यू विन। यू विन ही कहा था ना इसने, पढ़ ले। You win is displayed if the player moves to the cell with X and has played 10 moves or less। ठीक है ना, तो ये you win आ जाएगा। Else क्या आएगा? You lose। Else output you lose। और ये हो गया आपके पास एंड इफ। दैट्स इट, ये आपका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका काम कंप्लीट हो गया। सो दैट्स इट। तो सबसे पहले आपको इसको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको प्रॉपर से नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे अब्दुल रहमान के हैं। राउंड टू होल नंबर एंड होल नंबर एंड ऑलवेज। यस बेटा, वो सिंटैक्स है, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज ऐसे ही रहेगा। इसके बाद आ रहा है हाउ टू थिंक क्विक। बेटा, क्विक थिंकिंग लॉजिक की जो है वो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस और जो आपका प्रीवियस वर्क का अमाउंट होता है उससे डिसाइड होती है। तो ये आपका अपना जो है वो लॉजिक बिल्डिंग का जो प्रोसीजर है, दैट बेसिकली उसका टाइम बेसिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू हैव ऑलरेडी पुट इन, या अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव। ठीक है। अच्छा, लाइक अंडरस्टैंड इमीडिएटली ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम। तो बेटा, ये लैक ऑफ टाइम इज नथिंग, इट्स जस्ट द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव। Now my lines are finished till element, so we need to put and write but not in one one। Yes, हमने जो यूजर का शुरू करना है वो वन वन कर से शुरू करना है, और x को वन वन में नहीं रखना। उसके लिए हमने एफर्ट कर ली थी, हमने लिख दिया था कि अगर हमारे पास रो और कॉलम वन वन है तो हम फिर उसको नॉट पे हमने उसको लिखा था कि हम बाहर निकलेंगे। अच्छा, and only one grid for X is out. Yes, yes, yes. One grid cell for X is output. So let us revise once again. Step वन, clear the grid। हमने सारी ग्रिड को खाली कर दिया। क्यों खाली कर दिया? और क्योंकि यहां पर इसने इसको खाली दिखाया है। इसके बाद स्टेप नंबर 2, प्लेस एक्स इन अ रैंडम सेल। अब रैंडम के लिए इन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है सिलेबस में, वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है, और वो बिल्कुल पक्का फार्मूला है। इसमें सिर्फ हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड को चेंज करते हैं। ठीक है ना, हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड को हमने एक रो और कॉलम जनरेट कर ली। अगर ये दोनों वन वन आ गए तो हम वापस चले जाएंगे। अगर ये दोनों वन वन नहीं है तो हम बाहर निकलेंगे और वहां पर हम एक्स को प्लेस कर देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद सेटअप प्लेयर पोजीशन एंड गेम स्टेटस। तो हमने प्लेयर को 1,1 पे रखा। क्यों? क्योंकि हमने प्लेयर की रो भी वन और कॉलम वन क्यों करी? जो उन्होंने बोला था कि प्लेयर वन वन से शुरू करेगा। तो गेम वन का जो हमारा वेरिएबल है जिसको हम फ्लैग बोल रहे हैं,
ये आखिर में हमें कोई सा भी ऐसा वेरिएबल जिसको हम किसी एक वैल्यू पे सेट कर दें और आखिर में चेक करें कि वेदर इट गॉट चेंज्ड और नॉट, उसको हम कहते हैं फ्लैग। तो ये फ्लैग है। ये फ्लैग ये बता रहा है, जैसे अंदर हमने एक और फ्लैग यूज किया है जो हमने वैलिड और इनवैलिड के लिए यूज किया है। तो हमेशा फ्लैग ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो शुरू में चेंज वो हम सेट करते हैं, फिर ड्यूरिंग द लूप उसको चेंज करते हैं और आखिर में चेक करते हैं कि क्या वो चेंज आया है या नहीं आया है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है। तो ये है सीन। अब प्लेयर के हमने मूव्स को जीरो कर दिया, फिर हमने कहा कि बिगिन द गेम लूप फॉर 10 मूव्स। ठीक हो गया। ये स्टेप हमारा 4 हो गया। अब जब तक हम इस लूप को चलाएंगे कि जब तक के मूव जो हैं वो 10 तक हैं, जीरो से किया इसलिए 10 तक है, और गेम 1 जो है वो फॉल्स है। अब हम अंदर गए, हमने पहले मूव इंक्रीज कर लिया, जीरो था, पहला मूव हमने शुरू किया है। फिर हमने कहा कि आउटपुट मूव नंबर, अब इस यहाँ पे यूजर के पास लिखा हुआ आएगा मूव नंबर 1 है। फिर हमने कहा कि आउटपुट डायरेक्शन करो इनपुट, फिर हमने इनपुट ले ली डायरेक्शन, वैलिड को हमने ट्रू कर दिया, और फिर हमने डायरेक्शन जो इनपुट ली थी उसके हिसाब से, अगर उसने अप बोला था तो रो में से -1 कर दिया, डाउन बोला था तो रो में +1 कर दिया, लेफ्ट बोला था तो कॉलम में से -1 कर दिया, अगर राइट बोला था तो कॉलम में +1 कर दिया। लेकिन -1 के बाद उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होना है, और डाउन के बाद उसको लेस देन और इक्वल टू 5 होना है। ये रो और कॉलम दोनों के लिए ट्रू है। फिर हमने चेक लगाया कि अगर रो जो है वो 0 हो गई तो रो को वापस उसकी जगह पर लेकर आए और वैलिड फॉल्स कर दिया। ठीक है। या अगर कॉलम 0 हो गया है तो फिर कॉलम को 1 पे उस जगह पर लेकर आए और वैलिड फॉल्स कर दिया। और अगर आगे बढ़े हैं और रो 6 हो गई है तो वापस रो को 5 पे लेके आए और वैलिड को फॉल्स कर दिया। या ऐसे ही कॉलम 6 हो गया है तो फिर उसको वापस 5 पे लेके आए और वैलिड को फॉल्स कर दिया। तो अगर वैलिड फॉल्स है तो हम कह देंगे भाई इनवैलिड मूव है। तो दोबारा जब तक कि ये वैलिड ऊपर ट्रू था और ये चारों कंडीशन के बाद भी ट्रू रहेगा, उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा। हम बाहर आएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो अप डाउन या लेफ्ट या राइट था वो सही था। अब हम बाहर आए, बाहर आए तो सबसे पहले हमने लिखा कि मूव वाज वैलिड सो इंक्रीज प्लेयर मूव्स, इट हैज ऑलरेडी बीन increased valid, so so check the new column and new row, new position हम कहेंगे इसको, check the new position for x presence। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि if grid, अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर जिस जगह पे रो और कॉलम पे यूजर पहुंचा है वहां पे x रखा है तो गेम 1 को ट्रू कर दो, एंड वाइल। अब गेम 1 क्योंकि ट्रू हो गया तो ये एंड वाइल वैसे ही ब्रेक कर देगा। ऊपर क्या था, गेम फॉल्स पे चल रहा था, अब गेम ट्रू कर दिया, ब्रेक करके बाहर आ गया। अब अगर मिल गया तो, अगर नहीं मिला तो सारे मूव्स जो हैं वो बढ़ चुके होंगे, तो वो 10 से ऊपर हुआ होगा तो ये वापस आ जाएगा बाहर। अब बाहर आने पे दो चीजें होंगी, या तो गेम 1 फॉल्स था, फॉल्स रह जाएगा, या ट्रू हो चुका होगा। तो बाहर आके हम चेक कर रहे हैं कि इफ प्लेयर हैज वन एंड हैव फाउंड एक्स, अगर उसने ट्रू होगा यानी कि 1 कर लिया होगा तो वो आउटपुट कर देगा यू विन, एल्स के आउटपुट कर देगा यू लूज। सो दैट्स वाज योर प्रोग्राम। सो इट वाज लेंदी प्रोग्राम बट इजी, अगर आप उसको प्रॉपर से एप्रीहेंड कर लेते हैं तो ये आसान हो जाता है।